तो चलिए दोस्तों इस एडिटोरियल की एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस एडिटोरियल के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्लो लेन ड्राइविंग। दोस्तों आपने हाईवेज़ वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारे लेन्स बने होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऐसी लेन है जहाँ पे ड्राइविंग बहुत स्लो हो रही है, मतलब जहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है कि बहुत धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़े। अब दोस्तों इसका एक्चुअल मतलब तो ये है, लेकिन दोस्तों ये इंग्लिश में एक इडियम होता है। क्या होता है? एक मुहावरा होता है जिसको कि हम लोग हिंदी में मुहावरा कहते हैं, इंग्लिश में इडियम कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जब बहुत स्लोली स्लोली ग्रोथ होती है, मतलब बहुत धीरे धीरे किसी चीज़ में ग्रोथ होती है, तो उसको हम लोग एक इडियम से कहते हैं जिसका नाम है स्लो लेन ड्राइविंग। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ग्रोथ किसकी किसकी ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है। इस एडिटोरियल में बोला जा रहा है कि अपने देश की और ओवरऑल वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत धीरे 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 बढ़ रही है। इस वजह से उसको इडियम दिया गया है स्लो लेन ड्राइविंग। ठीक। इसके अंदर आते हैं दोस्तों, क्या लिखा है? द वर्ल्ड बैंक हैज़ वार्नड इंडियाज अनइवन रिकवरी शुड कुड सून फॉल्टर। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है, वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि दोस्तों इंडिया में जो अनइवन रिकवरी, मतलब जो ऐसी रिकवरी देखने को मिल रही थी जो कि कभी बढ़ जाती थी कभी कम हो जाती थी, मतलब अनइवन थी। तो दोस्तों ये जो रिकवरी देखने को मिल रही थी वो और ज़्यादा फॉल्टर हो सकती है, मतलब और ज़्यादा गिर सकती है। ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ 2022-23 द इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एनीवेयर बिटवीन 7.2%। दोस्तों ऑनसेट मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना, मतलब जब 2022-23 की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों ये 2022-23 जो है वो फाइनेंशियल ईयर को बता रहा है। ठीक है। 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होता है और वो ख़त्म होता है दोस्तों अगले साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है। मतलब कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो तो 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक ख़त्म होगा। मतलब 2022-23 का अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2023 को ये ख़त्म होगा। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जब 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई थी, इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एनीवेयर बिटवीन 7.2%। इंडियन इकोनॉमी का अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 7.2% की ग्रोथ से ये आगे बढ़ेगी एज़ पर द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है। ठीक है। तो इसके द्वारा अनुमान लगाया गया था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 7.2% के रेट से आगे बढ़ेगी। ठीक है। एंड 8.2% एज़ पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फोरकास्ट। अब दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का देखभाल करती है। तो उसके द्वारा प्रिडिक्ट किया गया कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 8.2% के रेट से बढ़ेगी और आरबीआई के द्वारा प्रिडिक्ट किया गया कि 7.2% के रेट के हिसाब से बढ़ेगी, with major rating agencies and financial institutions pegging their projections in the middle। और दोस्तों pegging मतलब होता है आप फिक्स करना, किसी चीज़ को फिक्स करना। और दोस्तों आरबीआई और आईएमएफ के अलावा जो दूसरी मेजर रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने भी अपने प्रोजेक्शंस को इन्हीं दो के बीच में फिक्स करा, मतलब 7.2 से 8.2 के बीच में उन्होंने भी अपनी अपनी प्रोडिक्शंस बताई। हैविंग बाउंस्ड बैक 8.7% लास्ट ईयर फ्रॉम कोविड ट्रिगर्ड नदीर। दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो लास्ट ईयर में कोविड के द्वारा मंदी एक आ गई थी। नदीर मतलब होता है दोस्तों किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का वर्स्ट फेस आना। ठीक है। तो उस वर्स्ट फेस में के बाद लास्ट ईयर दोस्तों हमको 8.7% की उछाल देखने को मिली थी लास्ट ईयर इकोनॉमी में। द मॉडरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज नॉट अ बिग डील इवन एज द रिपल इफेक्ट्स ऑफ द वार इन यूरोप हैड बिगन एंड इन्फ्लेशन हैड बीन हाई सिंस जनवरी। दोस्तों ये जो मॉडरेशन देखने को मिला था 8.7% का, अब दोस्तों इसका कुछ ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हमको बार बार यूरोप में जो वॉर चल रही है उसके वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिल रही थी और जो चीज़ों के दाम थे वो लगातार जनवरी से बढ़ते ही चले आ रहे हैं। मतलब रिपल इफेक्ट्स मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ लगातार जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। रिपल मतलब वेव फॉर्म करना होता है। ठीक है। तो मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ था इतना ज़्यादा ग्रोथ होने का लास्ट ईयर, क्योंकि लगातार हमको इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। ठीक है।
अब दोस्तों उसके आगे क्या लिखा है, बाय अर्ली सितंबर द रेंज ऑफ मोस्ट फोरकास्ट शिफ्टेड टू 6.7% टू 7.7%। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तो अप्रैल, मई, फिर जून, फिर उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त और फिर उसके बाद सितंबर, ठीक है। तो दोस्तों सितंबर में देखा क्या गया कि ज़्यादातर रेटिंग एजेंसीज होती जैसे कि IMF है, RBI है, दूसरी मेजर रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने जो प्रिडिक्शंस की थी उसको नीचे कर दिया, नीचे शिफ्ट करके मतलब और कम करके बोला कि भैया हमने पहले 7.8 या 8 पॉइंट कुछ बोला था, लेकिन अब हम अनुमान लगा रहे हैं कि केवल 6.7 से 7.7 के बीच में रहेगी, उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। द RBI, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड फिच रेटिंग्स हैव लोवर्ड देयर एस्टिमेट टू 7%। दोस्तों RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोस्तों जो एशिया के अंदर एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और जो फिच रेटिंग्स है ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, दोनों ने इन्होंने अपनी रेटिंग्स को लोअर करके 7% कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है देखो, S&P ग्लोबल रेटिंग्स रिटेन्ड इट्स फोरकास्ट एट 7.3%। दोस्तों S&P ग्लोबल रेटिंग जो कि भी एक रेटिंग एजेंसी है, उसने अपनी फोरकास्ट को 7.3% पे रिटेन करके रखा है, मतलब कि उसी पे संभाल के रखा है। रिटेन मतलब किसी चीज़ को कांस्टेंट मेंटेन करना, ठीक है। एंड मोडीज़ इन्वेस्टर सर्विस पार्ड इट टू 7.6%। पार्ड मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर देना। तो मोडी की जो इन्वेस्टर सर्विस की रेटिंग है, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, इन्होंने अपनी रेटिंग को नीचे करके 7.6% कर दिया है। बट बोथ बिलीव द इमर्जिंग ग्लोबल स्लो डाउन विल नॉट डी रेल द पोस्ट कोविड रिकवरी। लेकिन दोस्तों सभी ये बिलीव करते हैं कि दोस्तों जो कोविड में जो स्लो डाउन देखने को मिला था, उसके बाद जो ये अब ग्रोथ देखने को मिल रही है, इससे कोविड रिकवरी जो होगी वो मतलब बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होगी। कोविड रिकवरी कंटिन्यू होगी, उसी तरीके से कोविड से हम लोग रिकवरी पाते रहेंगे, ठीक है। आउटलुक इज़ नॉट सो बिनिंग एनी मोर। दोस्तों आउटलुक जो है वो अब इतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। बिनिंग मतलब होता है काइंड होना या फिर जेंटल होना, ठीक है। तो आउटलुक अब हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। द वर्ल्ड बैंक है सजेस्टेड बेस्ड ऑन इनपुट्स एज रिसेंट एज द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया है कि जो अब आउटलुक देखने को मिल रहा है वो उतना अच्छा, उतना फेवरेबल देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि उसने लास्ट वीक ऑफ सितंबर में बताया था, ठीक। फ्रॉम इट्स इनिशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ 8% ग्रोथ दिस ईयर। दोस्तों इनिशियली एक्सपेक्ट किया गया था कि इस साल 8% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, विच इट कट टू 7.5% इन जून। दोस्तों जो कि इसने जून में कट करके 8.8 से 7.5% कर दिया। बैंक हैज़ लेड आउट अ ग्रोमियर आउटलुक विद ग्रोथ ऑफ जस्ट 6.5%, साइटिंग दी वर्सनिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंट। The bank has laid out a gloomier outlook with a growth of just 6.5%। दोस्तों तो बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि अब 7.5% जो हमने जून में बोला था, अब हम ये सोच रहे हैं कि केवल और केवल 6.5% ही होगी, जिससे कि दोस्तों जो सिचुएशन है वो एक तरीके से और वॉर्स होती जा रही है। पहले 8 बोला था, 7.5 में आए, फिर उसके बाद बोले नहीं नहीं अब हमें लग रहा है कि 6.5 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों लगातार पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जिस रेट से बढ़ना चाहिए था उससे बहुत ही कम रेट से बढ़ रहा है पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी, ठीक है। आफ्टर द 13.5% एक्सपेंशन इन द अप्रैल जून क्वार्टर। अब दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल महीने से शुरू होता है और आखिरी में मार्च महीने में ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो अब दोस्तों इसको क्वार्टर्स में बांट दिया जाता है, मतलब 4 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। तो अप्रैल से लेकर जून तक पहला क्वार्टर होता है, जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त से सितंबर दूसरा क्वार्टर होता है, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीसरा क्वार्टर होता है, फिर उसके बाद जनवरी से लेकर मार्च तक चौथा क्वार्टर होता है, ठीक है। मतलब 4 पार्ट में फाइनेंशियल ईयर को तोड़ दिया गया है। तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि आफ्टर द 13.5% एक्सपेंशन इन दी अप्रैल जून क्वार्टर। दोस्तों पहला जो क्वार्टर था उसमें हमको 13.5% एक्सपेंशन देखने को मिली थी। हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉइंट टू अ हेल्दी अपटिक थ्रू अगस्त। दोस्तों जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब अलग अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट क्या किया था कि दोस्तों अगस्त में भी हमको अच्छी उछाल देखने को मिलेगी, बट ग्रोथ अपीयर्स टू हैव स्टम्बल्ड अ बिट इन सितंबर। स्टम्बल मतलब होता है धड़ाम से गिरना, ठीक है। लेकिन ग्रोथ जो थी वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है सितंबर आते आते।
ठीक। विद गुड्स एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों जो हमारे देश से गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा था वो भी कम हो चुका है, मतलब अब ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। एंड इम्पोर्ट ग्रोथ ऑलमोस्ट ऑल्सो स्लोइंग शार्पली। और दोस्तों जो इम्पोर्ट हो रहा था वो भी स्लो हो चुका है, ठीक है, वो भी शार्पली डिक्रीज हो चुका है, सिग्नलिंग लोअर डोमेस्टिक डिमांड। जिससे कि क्या हो रहा है दोस्तों, क्यों इम्पोर्ट क्यों कम हो चुका है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत कम है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। डिमांड कम होने की वजह से इम्पोर्ट भी कम हो रहा है। और दोस्तों क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह बदल रहा है, अपनी रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत कमज़ोर दी जा रही है, इस वजह से जो एक्सपोर्ट है वो भी बहुत बेकार होता जा रहा है, ठीक है। द बैंक्स लेटेस्ट फोरकास्ट सजेस्ट अ रिलेटिव स्लो डाउन स्टार्टिंग इन द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। दोस्तों बैंक की जो लेटेस्ट फोरकास्ट है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात की जा रही है, उसने ये बोला है कि दोस्तों जो अभी जो आने वाला अक्टूबर दिसंबर का क्वार्टर रहेगा उसमें हमको इकोनॉमिक स्लो डाउन फिर से देखने को मिलेगी, विथ टाइटर ग्लोबल लिक्विडिटी। ग्लोबल लिक्विडिटी मतलब, लिक्विडिटी मतलब होता है मार्केट में कितना पैसा है, मार्केट में कितना कैश फ्लो कर रहा है। तो टाइटर मतलब हो गया कि बहुत कम कैश हमें देखने को मिलेगा पूरे मार्केट में। हाइयर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। ऑयल प्राइसेस एंड सर्जिंग अगेन आफ्टर द ओपेक मीट। ठीक है, ऑयल प्राइसेस जो होंगी वो फिर से एक तरीके से बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। ओपेक मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो होती हैं उनकी जब मीटिंग होगी तो उसके बाद हमको हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस बढ़े हुए दाम पे देखने को मिले। एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट डेंटिंग डोमेस्टिक डिमांड। और लगातार दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोन वगैरह पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो एक तरीके से डैमेज होती जा रही है। डेंटिंग मतलब होता है डैमेज होना, ठीक। उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, एट द सेम टाइम द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स विल श्रिंक फर्दर। उसी समय भी क्या होगा दोस्तों कि जो डिमांड की मतलब एक्सपोर्ट की जो डिमांड हो रही थी वो भी और कम होती जा रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल लाइकली प्रेफर टू सिट आउट दिस पीरियड ऑफ हाइटेंड अनसर्टेनिटी। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचेंगे कि यार इस क्वार्टर हम नहीं करते इन्वेस्टमेंट, इस क्वार्टर हम देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी, इसके अगले क्वार्टर में हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब वो भी एक तरीके से हिचकिचाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। प्राइवेट कंजप्शन इस पर्टिकुलर विल बी अफेक्टेड दिस ईयर एंड नेक्स्ट द बैंक इज रिकॉर्ड। दोस्तों प्राइवेट कंजम्पशन जो होगी वो इस ईयर भी इफेक्ट होगी और दोस्तों नेक्स्ट ईयर भी इफेक्ट होगी, ऐसा बैंक का कहना है, विचार है। रिकॉर्ड मतलब होता है दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना ओपिनियन देना, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने अपना ओपिनियन दिया है कि प्राइवेट कंजप्शन इस साल और प्लस अगले साल भी हमको एक तरीके से अफेक्टेड दिख सकती है, स्पेशली एज द पैंडमिक स्कार्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स परसिस्ट फॉर रूरल एंड लो इनकम हाउस होल्ड। स्कार्स मतलब होता है किसी चीज़ द्वारा लगी गई चोट, मतलब चोट को कहते हैं स्कार्स। देखने को क्या मतलब स्पेशली क्या बोला जा रहा है कि जो पैंडेमिक के बाद सबको एक बड़ा घाव हो गया था, मतलब पैंडेमिक के द्वारा जो लो इनकम हाउस होल्ड्स थे उनकी नौकरी चली गई थी, रूरल हाउस होल्ड्स थे उनकी नौकरी चली गई थी, उसकी जो चोट है, पैंडेमिक की जो चोट है, अभी भी उसके वजह से फैमिलीज जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। एज मनी एज 56 मिलियन इंडियंस हैव स्लिप्ड डाउन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2020। दोस्तों कहा गया है कि 2020 में लगभग 56 मिलियन इंडियंस जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे चले आए हैं, ठीक है। इट एस्टिमेट है, इसका अनुमान है, गवर्नमेंट हैज़ बीन गंग हो अबाउट इंटरिंग एन एरा ऑफ रोबस्ट ग्रोथ। गंग हो मतलब होता है दोस्तों, गंग हो जो होता है वो एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होना। मतलब गवर्नमेंट जो है वो तो बहुत एक्साइटेड है कि हमको एक रोबस्ट ग्रोथ के एरा में जाने का मौका मिल जाए, बट इट्स डिसीजन टू एक्सटेंड द पैंडमिक ड्रिवन फ्री फूड ग्रेन्स programs suggest it realizes that not all factors of the economy have managed to get out। दोस्तों लेकिन अभी हमने हालिया में क्या देखा है कि गवर्नमेंट ने जो दोस्तों फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने की स्कीम थी, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत वो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे थे गरीबों को, ठीक है। अभी हालिया में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस स्कीम को फर्दर दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया था। तो जब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भैया जब गवर्नमेंट जो है वो अभी भी फूड ग्रेन्स की स्कीम को एक्सटेंड करे, मतलब कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के दिमाग में अभी भी ये चीज़ है कि अभी भी हम कोविड से पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए हैं, अभी भी हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, मतलब ये यहाँ पे गवर्नमेंट के माइंडसेट को बता रहा है, ठीक है। तो इट रियलाइज नॉट ऑल फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैव मैनेज टू गेट आउट ऑफ द वर्स्ट येट, मतलब कि
जितनी भी चीज़ें हैं इकोनॉमी से रिलेटेड अभी भी वो अपने उच्चतम स्तर पे नहीं पहुंच पाई हैं, अभी भी वो सफ़र कर रही हैं पैंडेमिक से। दिस रियलिज्म शुड बी रिफ्लेक्टेड इन अदर पॉलिसी चॉइस, इट मेक्स टू टेम्परिंग ऑप्टिमिज्म विद कॉशन। अब दोस्तों गवर्नमेंट की जो सोच है ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई दूसरी पॉलिसीज़ में भी दिखनी चाहिए साफ साफ, जिससे कि दोस्तों जो एक तरीके का ऑप्टिमिज़म होता है, मतलब कि ऑप्टिमिज़म मतलब होता है आशावाद को कहते हैं, और टेम्परिंग मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। कॉशन मतलब होता है सावधानी से, मतलब कि जो आशावादी लोग हैं उनके द्वारा जो आशा लगाई जा रही है कि बहुत बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो गवर्नमेंट की जो ये सोच है उससे ये किसी ना किसी तरीके से कम हो जा रही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का एडिटोरियल पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। थैंक यू।